स्टॉक एक्सरे और इसमें बात करेंगे आज आईटी शेयरों के नतीजों की और उनके नतीजों के अनुमान कैसे मिल रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं और कौन से शेयरों के नतीजे अच्छे आएंगे, क्या कुछ आउटलुक है, इन सभी पर बात करेंगे। पहले हम आईटी सेक्टर के नतीजों पर मोतीलाल ओसवाल जी की कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं वो। उनका मानना है कि मिड कैप आईटी कंपनियों के नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है और दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजों में धीमी ग्रोथ आ सकती है। जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, जिसको हम टीसीवी वैल्यू बोलते हैं, FY25 में वो करीब 15 से 25% गिरने का अनुमान है। अब इसमें है क्या कि जो कंपनियों को ऑर्डर्स मिलते हैं, अगर उन ऑर्डर्स की वैल्यू ही गिर जाएगी, यानी कि ऑर्डर्स कम मिलेंगे, तो सीधी सी बात है कि कंपनियां उतनी तेज़ी से पूरा नहीं करेंगी और पूरा नहीं करेंगी तो उनके रेवेन्यूज़ पर हिट होगा। तो मोतीलाल ओसवाल जी की रिपोर्ट बोलती है कि जो सितंबर तक के क्वार्टर रहेंगे वो थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं आईटी कंपनीज़ के। जो पहला क्वार्टर होगा अप्रैल जून वाला वो कमज़ोर रहेगा, उसके बाद जुलाई सितंबर वाला वो भी कमज़ोर रह सकता है। लेकिन Q4 नतीजों में मार्जिन्स ठीक रह सकते हैं, रेंज में रह सकते हैं। कुछ कंपनियों ने वेज हाइक किया, उनको थोड़ा सा मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है, जैसे कि इन्फोसिस जैसी कंपनीज पर। साथ ही अगर देखें तो FY26 के लिए जो उनका मानना है कि गाइडेंस रहेंगी वो 2.5 से 5% की ग्रोथ गाइडेंस, जो भी कंपनियां देती हैं अपनी ग्रोथ गाइडेंस, उतनी गाइडेंस देनी चाहिए। लार्ज कैप आईटी के शेयर 5 साल के औसत पी वैल्यू पर पहुंच चुके हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लार्ज कैप आईटी अब 5 साल के ऑन एन एवरेज पी पर जितने पे चलते थे उन लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। और जो निफ्टी का औसत पी है, लेकिन उससे अभी भी 28% महंगे हैं। तो ये तो कल तक की वैल्यू थी, अब आज थोड़ी तो वैल्यू कम हो गई होगी 1400 पॉइंट गिरने के बाद। तो देखना होगा कि कितने प्रीमियम पर हैं, लेकिन 5 साल के खुद के पी मल्टीपल के आसपास हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि रिजल्ट्स कौन सी कंपनी के कब आ रहे हैं और कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मोतीलाल ओसवाल जी की रिपोर्ट्स के आधार पर टीसीएस के नतीजे 10 अप्रैल को वैसे आने वाले। इसमें जो रेवेन्यू पैट ग्रोथ है वो 1% की है ऑन ए Q-on-Q बेसिस। इन्फोसिस में भी हाल कुछ इसी तरह का रहेगा। रेवेन्यू ग्रोथ 1% की, मुनाफे में डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी करीब 2.25% की। HCL टेक में भी मुनाफे में डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी और विप्रो में भी मुनाफे में डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। और रेवेन्यू सभी के 1-2% बढ़ने वाले हैं। राजेश जी, इन चारों में पहले मैं चारों लार्ज कैप आईटी की बात करता हूं और इनके नतीजे जो हैं 10 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक चारों बड़ी आईटी कंपनीज अपने नतीजे दे देंगी। कोई लग रहा है कि बॉटमिंग आउट की तरफ आ चुका है, कंसीडरिंग सारे फैक्टर्स डिस्काउंट हो चुके हों, या लग रहा हो कि थोड़ा सा और गिर जाएगा तो इसमें बाय करना ठीक है, या अभी भी दूर रहें? कौन सा आईटी काउंटर है सर वो? राजेश जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? थोड़ा सा आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन एरर आ रहा है। मैं राजेश जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है राजेश जी के। लेकिन सर, मैं टीसीएस, इन्फोसिस, HCL टेक और विप्रो की बात कर रहा था। विवेक जी, आई होप अभी मैं ऑडिबल हूँ जी जी सर, तो मैं बताइए सर कंटिन्यू कर। इनमें। हाँ बिल्कुल सर, अब आवाज़ आपकी ठीक आ रही है। आप मुझे बताएं कि टीसीएस, इन्फोसिस, हाँ, HCL और विप्रो, इन चारों में कोई आपको लगता है, क्योंकि नतीजे तो इस बार थोड़े से ऐसे ही रहेंगे, ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में, तो इनफैक्ट गिरावट ही देखने के लिए मिल सकती है चारों के। इन चारों में कोई लग रहा बॉटमिंग आउट की तरफ जा रहा है शेयर चारों में? देखिए विवेक जी, बॉटमिंग आउट का तो साइंस अभी भी नहीं दिख रहा है। आज फर्दर वीकनेस है तो प्रीवियस स्विंग लो भी ब्रेक हो रहा है, तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो कोई बॉटमिंग आउट साइंस नहीं है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास मेजर आईटी स्टॉक जो है वो ट्रेड कर है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, बट अगर फर्दर वीकनेस अगर देखने को मिलता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली स्टैगर मैनर में बाय कर सकते हैं। टीसीएस अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन बन के आ रहा है वो है अराउंड 3350 के आसपास, जो है इसका 50 मंथली एवरेज। एंड पास्ट में देखा है कि जब भी स्टॉक इस एवरेज पे आता है तो काफ़ी एक स्ट्रांग मूव देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आप इन्फोसिस भी देखें तो अपने जो पास्ट की रैली थी जुलाई की, तो उस लेवल को रिटेस्ट करा है कहीं ना कहीं 1400 के आसपास। तो कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स है वो ध्यान रखने पड़ेंगे। एंड फर्दर कोई डिप आता है तो वहां पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय कर सकते हैं इन अ स्टैगर्ड मैनर। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मे बी।
जी। ड्यू टू द ग्लोबल फैक्टर्स, यूएस फैक्टर्स। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय कर सकते हैं। और सर मैं अब थोड़ा मिड कैप आईटी की तरफ आता हूं, क्योंकि मिड कैप आईटी में भी जो नतीजे हैं उसमें टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स 24 अप्रैल को होंगे। यहाँ भी ग्रोथ इसी तरह की है, 1% की। लेकिन जो मिड कैप आईटी में अच्छे रिजल्ट्स देंगे उसमें एक तो कोफोर्ज है। यहाँ पर रेवेन्यू 6% और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 40% बढ़ने का अनुमान है 5 मई को, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे। जब तक सारे आईटी काउंटर मूड ख़राब कर चुके होंगे स्ट्रीट का अपने नतीजों से, अब किसी की कमेंट्री अच्छी आ जाए अलग बात है। परसिस्टेंट सिस्टम और एम्फेसिस, यहाँ पर भी जो ग्रोथ है सिंगल डिजिट तो है, लेकिन 4 से 5%, 6% तक की है, रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। इन चारों में कोई लग रहा है कि खास तौर से टेक महिंद्रा को भी छोड़ दीजिए सर, कोफोर्ज, परसिस्टेंट और एम्फेसिस, इन तीनों में कोई लग रहा है कि आपको बॉटमिंग आउट की तरफ है या कोई अच्छी वैल्यू दिखा पा रहा है चार्ट पर? देखिए विवेक जी, मैं कहूँगा कि मिड कैप्स में भी थोड़ा सा वेट कीजिए। इनफैक्ट अगर कोई डिप आता है तो मैं फ्रंटलाइन स्पेस के साथ जाऊंगा, क्योंकि अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो फ्रंटलाइन और मिड कैप दोनों गिरेंगे। एंड जब फ्रंटलाइन अपने की सपोर्ट्स पे आएंगे तो वहाँ पे दाव ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोफोज, अगर आप कोफोज का चार्ट देखें तो आज के सत्र में 7.5% डाउन है। एंड पास्ट में हमने देखा था कि 200 डीएमए पे सपोर्ट ले रहा था, बट आज फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है मिड कैप काउंटर्स में, तो पॉसिबली 6400 6500 भी कोफोज में देखने को मिल सकता है। तो मिड कैप में इनफैक्ट मैं कहूँगा थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से फ्रंट लाइन काउंटर्स देखे, जैसे कि टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ या टेक महिंद्रा हुआ, तो फर्दर डिप में स्टैगर्ड मनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना चाहिए। सर तीनों के लेवल बता दीजिए कि ये लास्ट लेवल है, यहाँ तक आप अपनी स्कैटर्ड वे में बाय कर सकते हैं कि टीसीएस यहाँ तक जाएगा उसके बाद मैं बाय नहीं करूँगा, इनफैक्ट थोड़ा डरावना हो जाएगा। इसी तरह से इन्फोसिस और टेक महिंद्रा कि इनको अगर एसआईपी मोड में लेना है तो कहाँ कहाँ पर लेना है और कहाँ तक देखिए लेना है? विवेक, जी। देखिए टीसीएस अगर आप देखें तो 3200 और 3300 के रेंज में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। लास्ट ईयर भी यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे एक मंथली का ईएमए भी है 50। तो 3200 से 3300 के रेंज में टीसीएस। सिमिलरली अगर आप इंफोसिस का रेंज देखें तो ये रेंज होगा कहीं ना कहीं 1400 और साढ़े साढ़े 1300 और 1400 के रेंज में। इसका भी जो 50 मंथली एवरेज है और लास्ट ईयर का रैली है, तो इसी लेवल से स्टार्ट हुआ था। और जो थर्ड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आया था एंड रिसेंट करेक्शन में उस ब्रेकआउट को रिट्रेस कर रहा है। जो नेक्स्ट की सपोर्ट बन रहा है वो होगा 1250 टू 1300 के रेंज में। तो यहाँ पे फर्दर कोई डिप आता है तो इस रेंज में स्टैगर्ड मैनर में बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। ठीक है, तो लार्ज कैप आईटी में अब स्कैटर्ड वे में बाय करना चाहिए। और यही मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट बोल रही है, वो बोल रही है कि भाई अब यहाँ से हम नेगेटिव नहीं है ज़्यादा। अब ठीक है, अब ये जो टैरिफ वैरिफ की बात थी उससे पहले ही रिपोर्ट आ गई, क्योंकि टैरिफ तो कल आधी रात को ही आया, लेकिन रिपोर्ट उनकी पहले आ गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी जो टोन दिख रही है रिपोर्ट में वो थोड़ी न्यूट्रल टाइप दिख रही है, और लग रहा है कि अभी शायद अगले 2-4 महीने वो न्यूट्रल ही रहने वाले हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज के नतीजे सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन वैल्यूएशन ऐसी लेवल्स पर आ गई हैं जहां पर कि वो ख़राब नहीं लगते हैं, अट्रैक्टिव नहीं लग रहे तो ख़राब भी नहीं लगते हैं। दूसरा कि क्योंकि 5 साल के पी मल्टीपल पर आ गए। तीसरा कि यूएस की इकोनॉमी, जो विनीत सर से भी हमारी बात हो रही थी कि भाई डिप लेगी लेकिन उसके बाद पिक भी उतना ही तेज करेगी। एक बार तो डिप लेगी, क्योंकि उन्होंने जो टैरिफ लगाया सबसे ज़्यादा हर्ट उन्हीं की इकोनॉमी को होने वाला है। हमने कल देखा भी था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही अनाउंसमेंट की थी, यूएस फ्यूचर्स जो भी थे सारे बहुत तेज़ी से नीचे गिरे थे। डाउ फ्यूचर हो, नेस्डेक हो, सारे फ्यूचर्स, S&P 500 फ्यूचर हो, वो सारे बहुत तेज़ी से नीचे गिरे थे। लेकिन उस एक बार इकोनॉमी में वहाँ पर थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन उसके बाद रिवाइव उतना ही शार्प करेगी और उसमें आईटी काउंटर्स ही विनर होंगे। तो विनीत सर की भी टोन यही है।
राजेश जी भी कह रहे हैं कि स्कैटर्ड वे में बाय करना है नीचे आने पर इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह को। और मोतीलाल ओसवाल भी बोल रहे हैं कि भाई हम डाउनग्रेड तो नहीं कर पाएंगे अभी यहाँ से, क्योंकि जो डाउनग्रेडिंग होनी थी 46,000 से अब 34-35,000 आ गया। अब क्या डाउनग्रेडिंग करेंगे 11,000 पॉइंट नीचे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इस समय सिनारियो बन गया आईटी काउंटर्स के लिए। तो स्टॉक एक्सरे को तो यहाँ रोकने का समय आ गया। लेकिन सर मैं एक सवाल चलने से पहले ले लेता हूँ, क्योंकि सुपर चैट पर 2-3 सवाल आ गए इनफैक्ट अब तो। जीएमआर एयरपोर्ट, इस पे प्रेम सिंह जी का सवाल है सर, क्या करें शॉर्ट टर्म के लिए, क्या टारगेट्स रखें? आज 4% ऊपर है काउंटर। देखिए काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बन के आ रहा है एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है वो है 85 का, 85 टू 87 का। तो ये लेवल्स रिटेस्ट हो सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव रखिए। नीचे में अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो 78 के आसपास सपोर्ट रहेगा एंड 85 टू 87 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अनिरुद्ध मदान जी, ये पूछ रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजी पर होल्ड करें या नहीं। विवेक जी क्या आप स्टॉक का नाम रिपीट कर सर सकेंगे? केन्स टेक्नोलॉजीज। केन्स टेक्नोलॉजी जो अभी ट्रेड कर अराउंड 5030। देखिए हायर बॉटम तो बन गया है विवेक जी। स्टॉप लॉस रखना चाहिए अराउंड 4700 का। एंड इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 5150 का। ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई भी है और 200 डीएमए भी है। तो जैसे ही 5150 के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है उसके बाद एक अपसाइड देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 5800 टू 6। अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए नीचे में 4700 का स्टॉप लॉस के साथ। एंड 5150 का एक लेवल ध्यान में रखिए, उसके ऊपर एक अच्छा अपसाइड एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है। आशीष कुमार शर्मा जी आई थिंक दोबारा अपना सवाल पूछवाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने रिलायंस पर सवाल पूछा था एंड आई रिमेंबर मैंने ले लिया था सवाल। आशीष जी का सवाल है सर, 280 शेयर हैं 1255 रुपये के, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए रिलायंस फिलहाल एक बेस फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। 1200 के आसपास एक सपोर्ट है। तो कोई भी डिप आता है तो 1200 के आसपास अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। ऊपर में अगर आप देखें तो 1300 का एक हर्डल है जहाँ पे वीकली 89 ईएमए भी है और प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है, प्रीवियस हाई का रेजिस्टेंस भी है। तो 1300 का एक हाई है, वो क्रॉस करता है तो उसके बाद अपसाइड कंटिन्यू होगा 1450 तक। तो नीचे में 1200 और 1300 अभी ये फिलहाल का रेंज है रिलायंस के लिए। ठीक है। तो रिलायंस पर भी आपको बेस पता लग गया है। राजेश जी कोई आपकी कॉल है क्या? देखिए विवेक जी आज फाइनेंशियल स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है। देखिए इसमें एक पेनेंट ब्रेकआउट भी है, एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर भी है। 50 और 89 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। जिसके फ्रेश फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस भी देखने को मिल रहा है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को बाय कर सकते हैं। 559 का स्टॉप लॉस होगा एंड यहाँ से जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो होंगे 620 के। दूसरा जो मेरा बाई कॉल है वो है आईएक्स पे। देखिए आईएक्स में भी एक फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था जो दिसंबर से बन रहा है। तो उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है। 200 डीएमए का भी ब्रेकआउट है और काफी अच्छे मोमेंटम में भी है आज ओपन लो के साथ। तो आईएक्स को बाई कर सकते हैं यहाँ पे। 175 का स्टॉप लॉस होगा और 193 का टारगेट्स होंगे। ठीक है। तो दो काउंटर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जहां पर कि 578 रुपये पर ये शेयर चल रहा है, 620 रुपये का टारगेट और करीब 21 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, और टारगेट है ठीक ठाक है, टारगेट करीब 42 रुपीज़ का है, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। दूसरा काउंटर यहाँ पर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इस पर सवाल भी आ रहे थे और इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। 6 रुपये का स्टॉप लॉस है और 12 रुपये ऊपर का टारगेट है, और दोनों ही काउंटर्स में बाय करने की सलाह है। और मार्केट मोमेंटम में आ भी रहा है निचले स्तरों से, तो यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। राजेश जी आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू।